गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स की। इसमें हमारे लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक चल रहा था वो था ऑपरेटर। ठीक है ना, हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे थे। संकारक 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 किसे कहते हैं, हमें संकारकों के बारे में पढ़ा था। रेखीय संकारक, हर्मिटियन संकारक, एडजॉइंट, जिसको संलग्न संकारक बोल रहे थे, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। और लास्ट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था हर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है ना, हर्मिटियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक, हर्मिटी संकारक। ठीक है, और हर्मिटी संकारक के बारे में हमने कुछ देखा था कि हर्मिटी संकारक किनको बोलते हैं। तो यदि आपके पास दो वेव फंक्शन है, ठीक है ना, साई और फाई, और ये इस रिलेशन का ये एक रिलेशन दिया हुआ था। ठीक है, जिसको हम आयतन समाकलन बोलते हैं डीवी, जिसमें ये जो एक ऑपरेटर था आपके पास ए, ठीक है ना, हम हर्मिटी संकारक मतलब कोई भी एक ऑपरेटर है ए, ठीक है, ये ए ऑपरेटर आपका हर्मिटी संकारक कहलाएगा यदि ये इस गिवन रिलेशन का पालन करता है। फाई ए साई स्टार फाई डीबी इक्वल टू साई स्टार ए फाई डीवी। तो यदि इस तरीके के रिलेशन का कोई ऑपरेटर ए दो वेव फंक्शंस के लिए साई एंड फाई, इनके लिए इस संबंध का पालन करता है, इस तरीके के वेव रिलेशन का पालन करता है, तो जो ऑपरेटर ए है ये ऑपरेटर ए हर्मिटी संकारक कहलाएगा, हर्मिटियन ऑपरेटर कहलाएगा। ठीक है, ऐसा हमने यहाँ पे देख लिया था। और जितने भी आपके ये जो ऑपरेटर हैं, संवेग का ऑपरेटर है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है, कुल एनर्जी का ऑपरेटर है, ठीक है ना, हैमिल्टोनियन एच है, ये सारे के सारे ऑपरेटर हर्मिटियन ऑपरेटर होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर्मिटियन ऑपरेटर ये जो है ए डेगर इक्वल टू ए, हर्मिटियन ऑपरेटर को ए डेगर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए डेगर इक्वल टू ए यदि इस टाइप का कोई ऑपरेटर है तो इसको हम हर्मिटियन ऑपरेटर बोलते हैं। साथ ही साथ हमने एक संलग्न एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक ना, इसके बारे में भी देखा था। तो इसकी भी यही प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, सेम प्रॉपर्टी इसकी भी यही थी। ठीक है, तो जो हर्मिटियन ऑपरेटर होते हैं वो सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी होते हैं, ये हमने देख लिया था, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, ठीक ना, सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर भी होते हैं। ओके, इसके बाद में हमने इसकी दो प्रॉपर्टी देखी थी कि हर्मिटियन जो ऑपरेटर है तो हर्मिटियन ऑपरेटर के जो आइगन मान है, ठीक ना, पहली प्रॉपर्टी थी जो आइगन मान है, हर्मिटियन ऑपरेटर के आइगन मान है वो हमेशा वास्तविक होते हैं, रियल, ठीक है ना, रियल होते हैं। और दूसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत, ठीक है ना, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत जो भिन्न भिन्न आइगन फंक्शन है, भिन्न भिन्न आइगन फंक्शन मतलब फलन, ये फलन है, ये क्या होते हैं, लांबिक, ये लांबिक होते हैं, लांबिक ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, भिन्न भिन्न आइगन मानों के संगत जो भिन्न भिन्न आइगन वेव फंक्शन है ये ऑर्थोगोनल होते हैं। तो हमको ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, ठीक है ना। तो इनको हम प्रूफ करें इससे पहले मैंने कुछ आपको आइगन मान के लिए, ठीक है ना, आइगन फलन के लिए
ये कुछ चीजें बताई थी। इसी के साथ हम थोड़ा ये जो वेव फंक्शन है साइन या फाई, ठीक है ना, जिससे भी आप इसको लिख रहे हैं, इन वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये वेव फंक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, इनका भौतिक मीनिंग क्या होता है इस वेव फंक्शन का, ठीक है। तो फिर उसके बाद में हम ये यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के लिए। ओके, बाद में ये प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे। थोड़ा सा हम वेव फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो वेव फंक्शन को क्वांटम मैकेनिक्स में अवस्था फलन या तरंग फलन, इस नाम दोनों नामों से पुकारा जाता है, ठीक है ना, कुछ बोल सकते हो। तो अवस्था फलन या तरंग फलन अर्थात स्टेप फंक्शन या वेव फंक्शन कुछ भी बुलाओ आप, दोनों यही है, ठीक है ना, अवस्था फलन तथा तरंग फलन, तथा यदि आगे और लिखना चाहो तथा इसकी भौतिक सार्थकता, ठीक है ना, अर्थात इसका भौतिक मीनिंग क्या होता है वेव फंक्शन का। तो देखिए इसमें लिखते जाइए आप, जो आप साई आर की है, अभी जैसा हम देख रहे थे साई फाई कुछ ये वेव फंक्शन हम ऑपरेट, इन वेव फंक्शन के ऊपर जो ऑपरेटर है इनको ऑपरेट करवा रहे थे। तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है, उस क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, वो ये बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से जो रेडिएशन होती है, अपनी रेडिएशन होती है, इन रेडिएशन को हम वेव की फॉर्म में, ठीक है ना, वेव स्वरूप में और पार्टिकल स्वरूप में देखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो डी ब्रोगली ने हमारे को एक कंसेप्ट दिया मैटर वेव का, ठीक है ना, अर्थात जो पार्टिकल है इनको हम पार्टिकल के रूप में देखते ही हैं, ठीक है ना, जो पार्टिकल है वो पार्टिकल तो है ही, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये तरंगों के रूप में भी होते हैं, वेव के रूप में भी होते हैं, ठीक है ना, इन पार्टिकल वेव के रूप में भी होते हैं, अर्थात इन पार्टिकलों के सहचारी, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके सहचारी, इनके संगत, इनके एसोसिएट एक वेव होती है, ठीक है ना। इसको हम वेव पैकेट से शो करते हैं, यहाँ पे वेव पैकेट, इसको मैटर वेव बोलते हैं। जो इन पार्टिकल्स के जो संगत होती है उसको हम मैटर वेव बोलते हैं, ठीक है ना। तो मैटर वेव की जो वेव लेंथ है, इसकी जो वेव लेंथ है वो डी ब्रोगली ने ठीक ना, डी ब्रोगली ने दी थी, जिसको हम डी ब्रोगली वेव लेंथ बोलते हैं। ये लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, अर्थात ये जो लैम्डा है ये तो वेव से रिलेटेड है और ये जो p है ये पार्टिकल का संवेग है, ठीक है ना। तो ये संवेग और वेव दोनों रूपों में एक दूसरे को संबंध बताता है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये मैटर वेव है, अर्थात जो पार्टिकल के संलग्न जो वेव है, ठीक है ना, इस मैटर वेव को यहाँ पे अब बात उठी जब ये बताया गया कि भाई पार्टिकल के सहचारी एक वेव होती है, तो अब वेव होती है तो उसका स्वरूप क्या होगा, ठीक है। तो उसका स्वरूप क्या होगा, तो उसके स्वरूप को जानने के लिए फिर यहाँ पे बहुत सारे
नए नए जो भी साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने अपने ग्रुप से इनको बताने की कोशिश की, बहुत सारी यहाँ पे डिस्कशन हुआ और उसके बाद में एक वेव फंक्शन निकाल दिया साई आर वेक्टर टी, ठीक है ना, कि ये कोई भी एक वेव फंक्शन है, इसको हम लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इसी से हम कुछ आगे चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे एक वेव फंक्शन मान के, ठीक है, जो भी, और ये जो वेव फंक्शन माना, ये जो अपन ऑलरेडी फंक्शन मान के आ रहे हैं, जैसे रेडिएशन है, ठीक ना, जो स्ट्रिंग वेव होती है, अर्थात जो रस्सी, अपन रस्सी को दो सिरों से बांध के उसको खींचते हैं, तो रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होती है इस तरीके की, ये रस्सी है, इसको अपन बांध के खींचते हैं तो इस रस्सी में तरंग उत्पन्न होती है इस तरीके की, या ये हो सकती है, ठीक है ना, इस तरीके से हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है ना, कई इसमें कई तरीके की वेव जनरेट हो सकती है, इस तरीके से हो सकती है, ठीक है, ये है। तो इसका जो स्वरूप दिया किसी को अभी तक पता नहीं चला है, अभी तक भी ये लगे हुए हैं कि इसका जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो रेडिएशन, जैसे रेडिएशन का स्वरूप होता है, रेडिएशन को हम किससे देखते हैं कि भाई किसी समय यहाँ पे, ठीक है ना, रेडिएशन की वैल्यू ये है E = E0 sin kx - ओमेगा t, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये t और x के साथ वेरी कर रही है, तो ये यहाँ पे किससे देते हैं हम, ये यहाँ पे हम इसको देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ये रेडिएशन होती है, इन रेडिएशन का कोई अपना एक भौतिक मीनिंग होता है, ठीक है ना। वो भौतिक मीनिंग क्या है, यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, कि अर्थात जब ये रेडिएशन चेंज होती है या रेडिएशन को हमको दर्शाना होता है, तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में परिवर्तन को दर्शाते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दूरी और समय के साथ किस हिसाब से परिवर्तन हो रहे हैं उससे दर्शाते हैं। ऐसी रस्सी में, या हम जैसे साउंड वेव है बोल रहे हैं, तो इन साउंड वेव को हम जब दर्शाते हैं तो ये इसके प्रेशर, ठीक है ना, जो प्रेशर होता है, दाब, ठीक है ना, तो उस दाब से दर्शाते हैं। दाब की इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि दूरी के साथ या समय के साथ इस दाब के अंदर किस तरीके से चेंज आ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये कहीं तो कंप्रेस होती है, जब हम बोलते हैं तो यहाँ की जो गैसें हैं या जो हवा है वो पहले कंप्रेस होती है, ठीक है ना, और फिर इसका एक्सपेंशन होता है, फिर कंप्रेस होते हैं, फिर एक्सपेंशन होता है, ऐसे ये चलते जाते हैं कंप्रेशन। ऐसे जो वाटर वेव आपने देखा होगा, तो उस वाटर वेव में जो वाटर में वेव चलती हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी प्रेशर ही होता है। कहीं पहले पार्टिकल एक जगह कंप्रेस होते हैं, तो जब कंप्रेस होते हैं तो आपको वो वेव ऊपर ऐसे उठती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना, और जब एक्सपेंड होते हैं तो वो आपको नीचे जाती हुई दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ऐसे ऊपर नीचे पानी होता हुआ दिखाई देता है आपको, तो वहाँ पे हम प्रेशर को लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पे जब ये देखा गया कि जो साई आर वेक्टर टी है, ये जो अवस्था फलन है, ठीक है ना, इस अवस्था फलन के लिए हम ऐसी क्या क्वांटिटी दे जिससे कि हमको पता चले कि भाई इसमें ये चीज चेंज हो रही है। तो अभी तक इसका कोई पता नहीं चला है कि ये कौन सी ऐसी कोई क्वांटिटी है जिसमें चेंज होता है जो पार्टिकल के साथ, ठीक है ना। तो क्वांटम में जो पार्टिकल है, ठीक है ना, पार्टिकल इसके साथ जो वेव हम मान रहे हैं मैटर वेव, तो इस पार्टिकल के साथ जो मैटर वेव है उस वेव का जो अवस्था फलन है जिसको हम साई आर टी से लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस साई आर टी के लिए अभी तक ये पता नहीं चला है कि ये कौन सी क्वांटिटी है, ठीक है, कि ऐसी क्या क्वांटिटी है जिसमें हम यदि परिवर्तन करें तो ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रेशर है, हमको एक वेव की इक्वेशन प्राप्त हो जाए। तो ऐसा अभी किसी को भी कुछ पता नहीं चला है, ठीक है ना। सिर्फ ये हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि साई आर टी इसके साथ जो वेव है
उसका वेव फंक्शन साई आर टी है, ठीक है। और इसी को सॉल्व किए जा रहे हैं। इसका अभी तक कोई भौतिक मीनिंग पता नहीं चल रहा है, इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि साई आर टी का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता है, भौतिक मीनिंग नहीं होता है। साई आर टी मीन्स साई आर टी है, ठीक है ना। बस इससे ये एक ऐसा वेव फंक्शन है, ये इसको हम जो भी आपका सिस्टम है, निकाय है, पार्टिकल है, जिसका ये वेव फंक्शन है, ठीक ना, इसको हम अवस्था फलन कहते हैं। उस सिस्टम का, उस निकाय का, उस पार्टिकल का वेव फंक्शन या अवस्था फलन कहते हैं। ये जो वेव फंक्शन है ये किसी पोजीशन r, ठीक ना, और समय t के ऊपर उस पार्टिकल की अवस्था को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जहाँ पे ये पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, जहाँ पे ये पार्टिकल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, वहाँ पे साई आर वेक्टर टी की वैल्यू अधिक होती है, ठीक है ना। और जहाँ पे इस पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है कम होती है, वहाँ पे साई आर वेक्टर टी की वैल्यू कम होती है, ठीक है ना। और इसको भी शुरू में ये जो वेव फंक्शन है सेम इन्हीं की तरह लेकर लिखा इनको। तो जैसे अपन इनको जो टी है, टी इक्वल टू टी नॉट ई टू दी पावर माइनस, या ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, आयोटा की फॉर्म होती है, और फिर ये के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। इसी फॉर्म में इसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आयोटा आता है, ठीक है ना, यहाँ पे ये क्या है, आयोटा आता है। आयोटा आने का मतलब सम्मिश्र रूप होता है, सम्मिश्र रूप होता है। तो ये माना गया है कि ये जो साई आर वेक्टर टी है ये भी सम्मिश्र फलन होता है, ठीक है। तो ये सम्मिश्र फलन होता है, तो कुछ इसके बारे में साथ साथ लिखते जाइए, जिससे हम आगे इस टॉपिक को बढ़ा सकें। ये इतना समझ में आया होगा आपको, और वैसे बार बार देखोगे तब इसका ज़्यादा यूज पता चलेगा, ज़्यादा समझ में आएगी है, ओके। वन सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो लिखना है साई आर टी, ठीक है ना। तो साई आर टी क्या है, यह है साई आर टी, यह है किसी निकाय या गतिशील, किसी निकाय या किसी गतिशील कण की अवस्था को निरूपित करता है, ठीक ना। साई आर टी जो है यह किसी निकाय या गतिशील पिंड की अवस्था को निरूपित करता है। कहता है इसे निकाय या गतिशील, निकाय या गतिशील कण का अवस्था फलन कहते हैं, अवस्था फलन कहते हैं, ठीक है ना। साई आर टी यह किसी निकाय या गतिशील कण की अवस्था को निरूपित करता है, तो इसको निकाय या गतिशील कण का अवस्था फलन या ये तरंग फलन कहते हैं, ठीक है ना। अवस्था फलन या तरंग फलन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि जो साई आर टी है, साई आर टी जो है ये एक सम्मिश्र फलन होता है, ठीक है। यह एक सम्मिश्र फलन, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स
फंक्शन, ये इधर दिख रहा है ना, सॉरी, यह एक समिश्रण कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है ना, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। फिजिकल मीनिंग का मतलब यहाँ पे जो बात बताई जा रही है वो ये है कि जिस प्रकार से जो रेडिएशन है, अभी जो मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फिजिकल मीनिंग जो रेडिएशन है, रेडिएशन को हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थात E इक्वल टू ई नॉट ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो रेडिएशन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, अर्थात इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या फिर हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन की V इक्वल टू V नॉट ई टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे रेडिएशन का जो फिजिकल मीनिंग होता है वो ये होता है कि रेडिएशन में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड टाइम और दूरी के साथ, ठीक है ना, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो रस्सी है, रस्सी में यदि हम वेव की बात करें, ठीक है, तो रस्सी में जो वेव उत्पन्न होती है या जो वाटर में वेव उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ये वाटर है, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो वेव उत्पन्न होती है ये क्या होती है इसमें, तो इनमें जो प्रेशर होता है, प्रेशर चेंज होता है। तो जो फिजिकल मीनिंग है रस्सी और वो जो वाटर वाला या जो ध्वनि साउंड वेव है, ठीक है ना, उनका जो फिजिकल मीनिंग है वो ये है कि इनमें जो प्रेशर है, प्रेशर चेंज होता है टाइम और दूरी के साथ। ठीक है, तो इनका फिजिकल मीनिंग तो ये है, लेकिन यहाँ पे जो साई आर वेक्टर टी है, इसका अभी तक ऐसा कोई पता नहीं चला है कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो समय और दूरी के साथ चेंज हो रही है इस साई आर टी के अंदर। ठीक है, अभी तक कोई पता नहीं चला है, इसलिए इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता है। सिर्फ ये साई आर टी है वो किसी पोजीशन आर और टी के ऊपर किसी निकाय या पिंड जो गतिशील कण है उसकी अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये देखो, ये जो है इसकी वैल्यू जहाँ पे अधिक होती है वहाँ पे किसी पार्टिकल की पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पे इसकी वैल्यू कम होती है वहाँ पे प्रायिकता कम होती है। तो एक पॉइंट ये भी है इसका, ठीक है ना, ये भी उतार दो, इसको हटा दो। जो ये साई आर टी है, साई आर टी ये है, ये है, ये है किसी मतलब यदि निकाय के लिए ये तो निकाय हो गया, यदि गतिशील कण के लिए ये तो कण हो गया। ये जो गतिशील कण है यही अपने आप में एक निकाय हो गया। तो यह किसी गतिशील कण की किसी गतिशील कण की किसी स्थिति आर वेक्टर, किसी स्थिति आर वेक्टर तथा समय t पर पाए जाने की प्रायिकता देता है। ठीक है ना, पाए जाने की प्रायिकता देता है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी देता है। अर्थात इसका मतलब क्या है
जहां जहां कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, वहाँ ये जो साई आर टी है, साई आर टी का मान अधिक होता है, तथा जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता कम होती है, वहाँ साई आर टी का मान पहले में अधिक, दूसरे में साई आर टी का मान कम होता है। ठीक ना, कम होता है। और देखो इसके लिए, ये इस प्रायिकता के लिए मैक्स बोर्न, ठीक ना, ये साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि ये जो प्रायिकता है किसी समय किसी समय टी पर स्थिति आर पर पाए जाने की जो ये प्रायिकता है, ये प्रायिकता जो आर समय पर पाए जाने की जो किसी समय प्रायिकता का मैक्स बोर्न ने क्या बताया कि किसी समय, मैक्स बोर्न ने बताया कि किसी समय टी और पोजीशन आर पर पाए जाने की जो प्रायिकता है, ठीक ना, ये प्रायिकता, इनके अनुसार ये जो प्रायिकता है, ये प्रायिकता प्रोपोर्शनल टू होती है साई आर टी के मोड के स्क्वायर के। ठीक है, जो मैक्स बोर्न ने ये बताया कि जो प्रायिकता है प्रोपोर्शनल टू होती है साई आर टी के मोड के स्क्वायर के। मोड का स्क्वायर का मतलब होता है साई स्टार आर टी, इसको साई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना, ये दिख रहा होगा इधर, ठीक ना, इसको साई से मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है मोड स्क्वायर। ओके, तो जो अगला पॉइंट है वो लिख लो, मैक्स बोर्न के अनुसार अगला पॉइंट लिखो, मैक्स बोर्न के अनुसार मैक्स बोर्न के अनुसार किसी कण के किसी साई आर टी तरंग फलन वाले कण की, ठीक ना, किसी साई आर टी तरंग फलन वाले कण की स्थिति आर व समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता साई आर टी
फिर मॉड के स्क्वायर, ठीक है ना, ये साई आर टी फिर मॉड के स्क्वायर के समानुपाती होती है, ठीक है ना, ये समानुपाती होती है, अर्थात जो प्रायिकता है, ठीक है ना, प्रायिकता है इसको हम पी से लिखते हैं, ठीक है, किसी आर व टी समय पर पाए जाने की जो प्रायिकता है उसको हम पी से लिखते हैं। इसको और जो ये है ये साई स्क्वायर आर टी ये होती है मोड का स्क्वायर होती है, और इस मोड के स्क्वायर का मतलब होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्वांटिटी है तो इसको हम इस स्टार से लिखते हैं साई आर टी, ठीक है ना, साई आर टी, जहां जो साई स्टार ये आर टी है, साई स्टार आर टी, ये साई आर टी जो तरंग फलन है साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फलन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फलन का मतलब क्या होता है, जैसे a प्लस आइटा b है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दूसरी जो वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, a, ये प्लस की जगह जो आइटा वाली क्वांटिटी है, इस आइटा वाली क्वांटिटी में आइटा के पहले जो साइन होता है प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है ना, a माइनस आइटा b, इस तरीके से, ओके। और तो जो ये पी आर टी है, ठीक है, और जो ये पी आर टी है इसको हम स्थिति प्रायिकता घनत्व कहते हैं। ये जो पी आर टी है जहां साई आर टी का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फलन है, पी आर टी को कण की स्थिति प्रायिकता घनत्व, ठीक है ना, इंग्लिश में लिख सकते पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है ना, पोजीशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, स्थिति प्रायिकता घनत्व कहते हैं। घनत्व हम कब निकालते हैं कि कैसे निकालते हैं कि हम कोई भी क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी है, एक्स क्वांटिटी है, या जैसे डेंसिटी निकालते हैं, मासिव डेंसिटी निकालते हैं, ठीक है ना, रो, तो इसको हम जो मास है मास में वॉल्यूम का भाग दे देते हैं तो ये डेंसिटी निकल जाती है, मास की डेंसिटी निकल जाती है, चार्ज डेंसिटी निकालते हैं तो वे वॉल्यूम का भाग देते हैं, चार्ज डेंसिटी निकल जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है ये स्थिति प्रायिकता घनत्व है, ठीक है ना, स्थिति का घनत्व है, स्थिति की जो प्रायिकता है, ठीक है ना, ये जो साई आर टी है, ठीक है, तो ये साई आर टी मतलब देखो इसका जो मतलब है वो ये है कि जो ये घनत्व ले रहे हैं ना डेंसिटी, जो डेंसिटी देखो समझने की बात है, ये डेंसिटी किसका है, ये ऐसे नहीं है कि भाई ये एक पात्र है और पात्र के अंदर n पार्टिकल भरे हुए हैं तो एकांक आयतन में पार्टिकल्स नंबर कितने होंगे, अर्थात कणों की डेंसिटी कितनी होगी, ठीक है ना, कणों की डेंसिटी कितनी होगी, सारे कण हैं
उनमें हम v की वैल्यू v का भाग दे दें तो कणों की डेंसिटी जिसको हम स्मॉल n से लिख दें। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, ये प्रायिकता की डेंसिटी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो है ये प्रायिकता की डेंसिटी है, स्थिति की प्रायिकता। अर्थात एक पार्टिकल है इस पात्र के अंदर, ठीक है ना। अभी इसी पात्र से आप समझ लो कि इस पात्र में एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की एक बार स्थिति ये है, ठीक है ना, x1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाने की प्रायिकता, ठीक है ना, इसी पार्टिकल की किसी दूसरे स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता, इसी की तीसरे स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता, चौथे पर पांच, है ना, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे अलग अलग स्थानों पर पाए जाने की जो प्रायिकताएं हैं इसकी, उन सभी प्रायिकताओं, जितनी प्रायिकताएं हैं उन सभी प्रायिकताओं में यदि हम ये जो इस एरिया के अंदर, इस जो ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के अंदर इन सभी प्रायिकताओं में यदि हम भाग दें यहाँ पे, ठीक है ना, वॉल्यूम डी का, मान लो कि ये टोटल प्रायिकता है पी आर टी, ठीक है, सारी प्रायिकताएं, तो इन प्रायिकताओं में जब हम वॉल्यूम डी का भाग दें तो हमको पता चलेगा कि इसकी प्रायिकता घनत्व। तो ये जो घनत्व है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है ना। सारी अलग अलग पोजीशन पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी निकालो अलग अलग, ठीक है ना, और फिर उसमें यदि v का भाग दोगे तो ये प्रायिकता घनत्व है। और यदि हम बात कर रहे हैं स्थिति की तो ये स्थिति प्रायिकता घनत्व होगा, ठीक है। ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आए क्योंकि क्वांटम है इसका नाम, और इस क्वांटम का जितना भी अभी तक काम हुआ है, ठीक है, कहाँ से, जहाँ से हमने क्वांटम को स्टार्ट किया था 20वीं शताब्दी से, ठीक है, जो कृष्णिका को समझने से लेके अभी तक का, ये सारे के सारे रियल वर्ल्ड में काम नहीं हो रहे हैं, ये सारे इमेजिनरी वर्ल्ड में काम हो रहे हैं। दिमाग के अंदर ही ये पिक्चर चल रही है, लोग, ठीक ना, जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं ये अपने दिमाग से ही सिर्फ सोच के कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये कहानियाँ लिखी गई हैं सारी, और फिर बाद में इनको थोड़ा धीरे धीरे प्रूफ किया गया है एक्सपेरिमेंट से, धीरे धीरे, ठीक है ना, तब जाके ये आई है। क्लासिकल के अंदर क्या होता है, क्लासिकल के अंदर सारी जो घटनाएं घट रही हैं, जितने भी हमने जो रूल्स हैं, नियम है, सिद्धांत दिए हैं, वो सारे एक्सपेरिमेंट बेस है, ठीक है ना, हमारे द्वारा देखे गए हैं, आंखों से आसानी से देखे गए हैं वो सारे, ठीक है। लेकिन ये जो क्वांटम वाले हैं ये किसी भी एक्सपेरिमेंट को अभी तक किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ कल्पनाएं चल रही है, कल्पनाओं को सिर्फ प्रूफ किया गया है कि हाँ ये पेपर लिखे गए, ठीक ना, नए नए साइंटिस्ट आए, उनके द्वारा ये पेपर लिखे गए और फिर उनके ऊपर देखा गया कि हाँ ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है। तो बस ये इनमें वास्तविकता आती गई, जो एक्सपेरिमेंट के जो परिणाम निकले, रिजल्ट्स निकले, उससे ये सारी चीज़ें मैच खाती गई, ठीक है ना। तो फिर थोड़ा था कि हाँ कि भाई ऐसा हो रहा है, अदरवाइज हमको तो अभी तक इस साई आरटी का जो ये फंक्शन है इसका भी पता नहीं चला कि इसमें ये कौन सी क्वांटिटी है साई आरटी, ठीक है ना। अभी तक इसको ऐसे ही मानते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, पूरी क्वांटम पूरी सोल्व करके लेके आ गए, लेकिन अभी तक इसको हम मानते ही चल रहे हैं कि ये भाई साई आरटी ऐसा होता है फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये फिजिकल कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है इसका अभी तक पता नहीं चला। ओके, तो ये यहाँ पे हम जो डेंसिटी निकालते हैं ये है प्रायिकता की डेंसिटी, और यहाँ पे देखो ये जो प्रायिकता है ये पूरी क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है प्रायिकता। क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की क्वांटम मैकेनिक्स में बात करेंगे, चाहे वो स्थिति की बात करें, मोमेंटम की बात करें, एनर्जी की बात करें, किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना, गति की अचर है, ठीक है, उन सब में हम उनकी प्रायिकता ही निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसे हम कह सकें कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके स्थिति की बात करूँ कि ये पार्टिकल, ये जो कोई एक पार्टिकल है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताओ। जैसे एक वायर है, ठीक है ना, वायर,
होते तो वायर के अंदर जो किसके धातु के वायर बनाए जाते हैं, धातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यदि उसमें हम किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करें कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताइए, तो आप उस इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन बताओगे तो ऐसे फिक्स पोजीशन आप नहीं बता सकते कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, फिक्स नहीं बता सकते। वहां पे आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, कि ये जो पार्टिकल है वो ठीक ना, यहां से यहां इससे इतनी दूर के अंदर हो सकता है, ठीक ना, यहां से यहां तक हो सकता है। अब पार्टिकल यहां भी हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है? अनिश्चितता है। स्थिति के अंदर अनिश्चितता है कितनी? डेल एक्स की, ठीक है ना। तो ये डेल एक्स की अनिश्चितता इस जो इसका वेव स्वरूप है, इस वेव स्वरूप के कारण आती है कि पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन जो ये पीक दे रखे हैं, इन पीक्स के ऊपर पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अधिक है, ठीक है ना। और जो ये कम पीक दे रखे हैं, यहाँ पे पार्टिकल की जो पाई जाने की प्रोबेबिलिटी है वो कम है, ठीक है, लेकिन हो सकता है। और ये जो ऐसा होता है वो क्यों होता है? देखो, ये जो नेचर है, नेचर में ही जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और भी जो एटम्स के अंदर पार्टिकल होते हैं, छोटे पार्टिकल, ठीक है ना, सूक्ष्म कण, उनका ये प्रकृति ही इस तरीके की बनाई है कि आप कभी भी इनका एक फिक्स वैल्यू बता ही नहीं सकते। ना तो आप स्थिति का बता सकते, ना मोमेंटम का बता सकते, ना एनर्जी का बता सकते, ठीक है ना। किसी भी चीज़ का आप यहाँ पे फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते। आप सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बताते हैं कि भाई हाँ, इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताते हैं यहाँ पे, प्रत्याशमान। प्रत्याशमान भी क्या रिप्रेजेंट करता है? जैसे हम क्लासिकल के अंदर तो बहुत सारे जैसे चीज़ें हैं, उनका औसत मान निकालें, ठीक है, कि भाई इनका औसत मान क्या होगा कि क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के एक के 10 नंबर, इनकी एग्ज़ाम ली गई क्लास या क्लास टेस्ट लिया गया, तो 10 में से एक के 8 नंबर आए, एक के 7 नंबर आए, एक के 6 नंबर आए, 5 नंबर आए, ठीक है ना। और हम एवरेज, फिक्स एवरेज निकाल लेते हैं कि इनका टोटल मतलब क्लास में प्रत्येक बच्चे के एवरेज में कितने नंबर आए, तो हम सारे टोटल नंबर को योग करके और उनमें से टोटल बच्चों का भाग दे देंगे, तो हमको एक एवरेज मिल जाएगा, ओके। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स में यदि हम बात करेंगे उन्हीं बच्चों की, तो हम ये नहीं बता सकते कि इनका ये इतना सा फिक्स एवरेज आएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इनकी जो संख्या है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमने बताया कि एक बच्चे के 5 नंबर आए, एक के 6 नंबर आए, एक के 7 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जब हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ऑब्जर्व करते हैं, तो जब एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो हो सकता है 5, 6, 7, 8 आए, लेकिन जब दोबारा ऑब्जर्व करते हैं तो वही वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, कि कौन से बच्चे के पता नहीं कौन सा नंबर आ जाए, ठीक है ना। और ये जो दिक्कत आती है, ये दिक्कत इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम के कारण नहीं आती। दरअसल ये नेचर ने ही इन चीज़ों को ऐसे बनाया है कि जैसे ही हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जर्व करने के कारण ये जितनी भी त्रुटि आती हैं, ये अनिश्चितता आती है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वेशन के कारण आती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के कारण आती है। तो यहाँ पे हम पूरी क्वांटम मैकेनिक्स में जो बात करेंगे वो सिर्फ प्रायिकता की करेंगे, प्रायिकता घनत्व क्या है, वो कैसे है, ओके। तो ये एक था आपका, इसमें आप नेक्स्ट इतना समझ में आया होगा, ओके। नेक्स्ट पॉइंट,
ठीक है। तो हमारे पास जो प्रायिकता घनत्व आया, ये आया तो ये तो है प्रायिकता घनत्व, ठीक है ना, मतलब एकांक आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, एकांक आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो ठीक ना, इससे यदि इसको हम समीकरण 1 देते हैं तो समीकरण 1 से किसी आयतन अल्पांश, ठीक है, किसी आयतन अल्पांश dv, ठीक है ना, ये आयतन अल्पांश है dv dx dy dz, ठीक है, dv dx dy dz, इस आयतन अल्पांश में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता ये कितनी होगी, तो ये होगी PRT, क्योंकि ये देखो एकांक आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी PRT है, तो dv आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इसको यदि हम dv से मल्टीप्लाई कर देंगे वो आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं psi RT वेक्टर और dv, ओके। ये RT आपकी एकांक आयतन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ओके। ये स्क्वायर होता है dv, ये इसको समीकरण 2 लिख दीजिएगा। तो यहां से क्या मिलता है, जिसके कारण, ठीक है, साई आर वेक्टर टी स्क्वायर, जिसके कारण जो साई आर टी है, ठीक है, इस जो साई आर टी है, इस साई आर टी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता आयाम। जो ये साई आर टी है इसको हम बोलते हैं प्रायिकता आयाम, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, जिसके कारण साई आर टी को हम प्रायिकता आयाम, प्रोबेबिलिटी, एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में था। एक इसमें लास्ट पॉइंट और लिख लीजिएगा आप कि यदि हमको किसी गतिशील फलन के अवस्था फलन के बारे में पता है साई आर टी, ठीक है, यदि हमको साई आर टी के बारे में पता है, ठीक ना, तो ये आप लिख लो, यदि किसी कण की अवस्था फलन साई आर टी ज्ञात है, तो ठीक ना, यदि किसी फलन का अवस्था फलन या तरंग फलन साई आर टी ज्ञात है, तो उस फलन के लिए संकारक, उस फलन के लिए संकारक ए या गति संकारक, ठीक ना, या संकारक ना लिख के आप इसको और भी करना चाहो तो ऐसे बोल दो, फलन के लिए गतिकीय चर लिखते हैं इसको, गतिकीय चर, ठीक ना, गतिकीय चर ए का प्रत्याशा मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रत्याशा मान, इसकी भी हम बात करेंगे, प्रत्याशा मान क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू
जो सर मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया भी है, इसके थोड़ा सा बताया है कि प्रत्याशा मान क्या होता है कि वो एवरेज वाला, कि जैसे हम क्लासिकल के अंदर तो हम डायरेक्ट एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हमको फिक्स वैल्यू पता होती है, ठीक है ना, तो हमको एवरेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। कि जैसे एक क्लास में वही एग्जाम वाला, एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों के सबके नंबर 5 नंबर आए हैं, ठीक है ना, टेस्ट के अंदर, तो सबका एवरेज कितना होगा, 5 एवरेज होगा, कि प्रत्येक बंदे की कितना नंबर आया, 5 एवरेज होगा, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम इस तरीके से डायरेक्ट एवरेज नहीं निकाल पाते, ठीक है ना। सभी की सिचुएशन एक जैसी होते हुए भी हमको भिन्न भिन्न रिजल्ट्स यहाँ पे मिलते हैं, तो हम यहाँ पे प्रत्येक रिजल्ट के साथ उसकी एक प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एवरेज निकालने में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो जो एवरेज होता है वैसे उसी एवरेज को हम प्रत्याशा मान कहते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अलग ढंग से निकाला जाता है, ठीक है। इसके हम आगे बात करेंगे, ओके। तो ये निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे, ठीक है, इस लेक्चर में तो इतना ही। इससे आगे मैं बात करूँगा कि जो ये वेव फंक्शन है साई आर टी, चलो ठीक है, चलो आगे बात करेंगे थोड़ा सा कि ये जो वेव फंक्शन है साई आर टी, इसका प्रसामान्यीकरण क्या होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है, वही, ठीक। ये 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपभ्रष्टता क्या होती है, डिजेनरेसी क्या होती है, और उसके बाद में हम जो अपनी 2 प्रॉपर्टी है हेर्मिशियन ऑपरेटर की, वो प्रॉपर्टी प्रूफ करेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।